नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक है ज्योग्राफी की। तो चलिए मिलकर अध्ययन करते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक बुक है, हर एक लाइन इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। कृषि 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 पाठ 3 एनसीईआरटी सत्र 2023-24 की कक्षा 8 की। गुरप्रीत, मधु और टीना एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ उन लोगों ने एक किसान को खेत की जुताई करते हुए देखा। किसान ने उन लोगों से कहा कि वह गेहूं की बुआई करने जा रहा है और मृदा को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए अभी खाद डाला है। उसने बच्चों से कहा कि गेहूं मंडी में अच्छी कीमत पर बिकेगा, जहां से उसे आटे में परिवर्तित करके कारखाने में डबल रोटी और बिस्कुट बनाने के लिए ले जाया जाएगा। पौधे से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। ये है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। अगर ये पूछा जाए ना कि ये बताइए प्राथमिक क्रियाएं में किन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्करण से है। जो इनसे संबंध रखते हैं वो प्राथमिक में आएंगे। प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्करण से है। कृषि, मत्स्य और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण हैं, है ना। प्राथमिक उत्पाद में कौन आते हैं? प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्यायन और संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं उन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, है ना, प्रसंस्करण भारी भरकम शब्द है। एक तो ये निष्कर्षण है, निष्कर्षण किसे कहते हैं, है ना, प्राथमिक उत्पाद। और द्वितीय व्यवसाय में है प्रसंस्करण। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। द्वितीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती है। प्राथमिक क्रियाओं, है ना, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। पूछ सकता है वो, बताइए प्राथमिक क्रियाएं में कौन कौन क्या क्या आते हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है। कृषि, मत्स्य संग्रहण इनके अच्छे उदाहरण हैं। द्वितीय क्रियाएं इन संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। इस्पात विनिर्माण, डबल रोटी पकाना और कपड़ा बुनना इन क्रियाओं के उदाहरण है। तृतीय क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवा कार्य द्वारा सहयोग प्रदान करती है। यातायात, व्यापार, बैंकिंग, बीमा और विज्ञापन तृतीय क्रियाओं के उदाहरण है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न है। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा, जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। कृषिगत भूमि किसे कहते हैं? जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है। कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन प्रदेशों में संग्रहित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। कृषि शब्द उत्पत्ति। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा, और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्दों एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा और कल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की किस भाषा से उत्पत्ति हुई है? लैटिन शब्द एगर या एग्री, जिसका अर्थ मृदा और कल्चर, जिसका अर्थ कृषि करने से हुई है। एगर या एग्री, कृषि करने से हुई है।
कृषि कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना, पशुधन पालन इसमें शामिल है। इसमें 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं से संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। कितनी? 2/3। अनुकूल स्थलाकृति, मृदा और जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती है कृषिगत भूमि कहलाती है। आप मानचित्र में देख सकते हैं कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन प्रदेशों में संग्रहित है जहाँ फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है भाई कृषिगत भूमि का विश्व वितरण। प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। कृषिगत भूमि का विश्व वितरण। उत्तरी अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, है ना, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, दक्षिण अटलांटिक महासागर। कृषिगत भूमि, ये जो हरा हरा है यह कृषि योग्य भूमि है ना, दक्षिण अमेरिका में, अगल बगल में ज़्यादा है। उत्तरी अमेरिका में ज़्यादा है। और ये यूरोप का काफ़ी एरिया है भाई। यूरोप, भारत में भी काफ़ी है। भारत में लगभग सभी है, बस राजस्थान का एरिया में जो मरुस्थलीन वो बड़ा नहीं है। इसके बाद में ये हैं, फिर अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण साइड है ना, दक्षिण साइड। अरब में नहीं है भाई कृषि वृषि, बहुत कम है। देखिए, अरब प्रायद्वीप, कर्क रेखा, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, फिर ये दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। बस और क्या आप जानते हैं एग्रीकल्चर कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना, पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। पीसी कल्चर, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है कि बताइए सेरीकल्चर किसे कहते हैं, पीसी कल्चर किसे कहते हैं। ठीक है, पीसी कल्चर विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन। बीटी कल्चर, द्राक्ष कृषि, जरूर नहीं है कि बीटी कल्चर दे, ये भी दे सकता है कि द्राक्ष कृषि किसे कहते हैं, अंगूर की खेती। हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उद्योगों के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। एग्रीकल्चर, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर और विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। एग्री, मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर, रेशम उत्पादन, रेशम के कीटों का वाणिज्य पालन, यह कृषक की आय में पूरक हो सकता है। रेशम उत्पादन। पीसी कल्चर, मत्स्य पालन, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन।
विटिकल्चर यानी कि द्राक्षा कृषि, अंगूर की खेती। हार्टिकल्चर यानी उद्यान कृषि, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना। हार्टी हार्टी उद्यान हार्टी उद्यान कृषि। विटिकल्चर द्राक्षा कृषि। पिसिकल्चर मत्स्य पालन। सेरिकल्चर रेशम उत्पादन। एग्रीकल्चर कृषि। एग्रीकल्चर कृषि, सेरिकल्चर रेशम उत्पादन, पिसिकल्चर मत्स्य पालन। एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर कृषि, एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर कृषि है। सेरिकल्चर बोलते हैं रेशम, सेरी रेशम, पीसी मत्स्य, वीटी द्राक्षा कृषि, हार्टिकल्चर ध्यान कृषि। कृषि तंत्र, कृषि या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण निवेश बीज, उर्वरक, मशीनरी और श्रमिक है। जुताई बुआई जुताई बुआई जुताई बुआई, सिंचाई, निराई, कटाई इसकी कुछ संक्रियाएं। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत फसल, ऊन, डेयरी और कोकोट उत्पादन आते हैं। कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति। निवेश, प्रक्रम, निर्गत, मशीनरी, बीज, रसायन, जुताई बुआई, छिड़काव, फसल। भौतिक निवेश, भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश। कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति। समझ में नहीं आ रही बात यार, ये बताना क्या चाह रहा है इसमें। निवेश में ये चीज़ लगती है ना, प्रक्रम और निर्गत। और भौतिक एवं मानवीय कृषि निवेश, रसायन, मशीनरी, श्रम, भंडारण, सूर्य प्रकाश, वर्षा, तापमान, मृदा और ढाल भौतिक निवेश में है ये। मानवीय निवेश, पूछ लेगा वो। बताइए निम्नलिखित में से कौन भौतिक निवेश है। बताइए निम्न में से कौन सा कृषिगत भूमि की कृषि पद्धति में निर्गत है। निर्गत निर्गत किसे कहते हैं, पता नहीं भाई। कृषि के प्रकार, विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जाती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत की जा सकती है। यह है निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। कृषि के कितने प्रकार हैं मुख्य रूप से? 1, 2, 4, 6, 2 है। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। पुनः गहन निर्वाह कृषि, ये बताइए कृषि को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है? 1, 2, 5, 4। कौन कौन से? निर्वाह कृषि, वाणिज्यिक कृषि, कोई दिक्कत नहीं। अब निर्वाह कृषि आ रही है, नाम से ही पता चल रहा है ना। इस प्रकार की कृषि कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि को पुनः गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जा सकता है। बताइए गहन निर्वाह कृषि किसका प्रकार है? निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि,
और आदिम निर्वाह कृषि में वर्गीकृत किया जाता है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में संचालित है। दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले पूछ लेगा वो। बताइए गहन निर्वाह कृषि की जाती है। दक्षिणी, दक्षिण पूर्वी, पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतर कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। गहन निर्वाह कृषि में किसान एक छोटे भूखंड पर साधारण औजारों और अधिक श्रम से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती है। चावल मुख्य फसल होती है। अन्य फसलों में गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन शामिल है। गेहूँ, मक्का, दलहन, तिलहन। मुख्य फसल कौन सी है? चावल। चावल मुख्य फसल किसकी है? गहन निर्वाह कृषि की। गहन निर्वाह कृषि दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के सघन जनसंख्या वाले मानसून प्रदेशों में प्रचलित है। आदिम निर्वाह कृषि में स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण शामिल है। स्थानांतर कृषि अमेजन बेसिन के सघन वन क्षेत्रों, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया, उत्तर पूर्वी भारत के भागों में प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है, तब राख को मृदा में मिलाया जाता है तथा मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। मक्का, रतालू, आलू और कसावा। मक्का, रतालू, आलू और कसावा। मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। बताइए रतालू और आलू किस प्रकार की कृषि की मुख्य यहाँ पर किस प्रकार स्थानांतर कृषि में किस प्रकार की कृषि उपजाई जाती है? यहाँ पर आलू, कसावा किस कृषि में उपजाए जाते हैं? मक्का, रतालू, आलू, कसावा। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि छोड़ दी जाती है और कृषक नए भूखंड पर चला जाता है। स्थानांतर कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से किसे जाना जाता है? मक्का, रतालू, आलू, कसावा। जलवासी पशुचारण सहारा के अर्धशुष्क और शुष्क प्रदेशों में, मध्य एशिया और भारत के कुछ भागों जैसे राजस्थान तथा जम्मू और कश्मीर में प्रचलित है। इस प्रकार कृषि में पशुचारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित भागों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायवीय बाधाओं और भूविज्ञान की प्रक्रिया स्वरूप उत्पन्न होती है। पशुचारक मुख्यतः भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियां पालते हैं। ये पशुचारकों और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल, अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। ये पशुचारकों और उन परिवारों के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। दूध, मांस, ऊन, खाल। चलवासी पशुचारक अपने ऊँटों के साथ शानदार फोटो है ना।
क्या आप जानते हैं स्थानांतरित कृषि विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जानी जाती है? झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, लदांग मलेशिया। मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, लदांग मलेशिया। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील और लदांग मलेशिया। बताइए मिल्पा किसे कहा जाता है? स्थानांतरित कृषि का नाम है, लेकिन कहाँ कहा जाता है? मैक्सिको में। झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत में, मिल्पा मैक्सिको में, रोका ब्राज़ील में, लदांग मलेशिया। गैर निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि। जैविक कृषि इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खादों के स्थान पर जैविक खाद और प्राकृतिक पीड़कनाशी का उपयोग किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। आनुवंशिक रूपांतरण नहीं किया जाता है। बताइए निम्न में कौन सा भौतिक निवेश में नहीं है? सूर्य प्रकाश, वर्षा, मृदा और रसायन। अब है चलवासी पशुचारण हो गया। अब है वाणिज्य कृषि। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। विस्तृत कृष्ट, कृष्ट मतलब है भाई विस्तृत कृष्ट क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि की बात है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्य अनाज कृषि, वाणिज्य कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, वाणिज्य कृषि है ना। अब है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का भाई देख। अब तक क्या पढ़ दिया अपन ने? ये चल रहा है अपना कृषि के प्रकार, है ना, जिसमें निर्वाह कृषि, निर्वाह कृषि को भी दो प्रकारों में बांटा गया है, गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। इसके बाद में स्थानांतरित कृषि कि भाई कहाँ कहाँ है स्थानांतरित कृषि, कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, पूछ सकते हैं वो। मक्का, रतालू, आलू और कसावा किस कृषि में उगाए जाते हैं, यहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं। कर्तन वैन दहन कृषि किसे कहा जाता है? रोका को ब्राज़ील में किस फसल को कहा जाता है? यहाँ पर ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? लदांग मलेशिया, रोका ब्राज़ील, मिल्पा मैक्सिको, झूमिंग उत्तर पूर्वी भारत। चलवासी पशुचारण है ना। वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि पढ़ना है अब। वाणिज्य कृषि, वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में
बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। ठीक है। वाणिज्य कृषि दोबारा से देखते हैं। वाणिज्य कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्य कृषि वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती है। गेहूँ और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। वाणिज्यिक कृषि वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बिक्री हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है। अधिकांश कार्य मशीनों के द्वारा किया जाता है। वाणिज्य कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। पूछ सकता है वो, बताइए वाणिज्य कृषि में कौन कौन सी कृषि सम्मिलित है। वाणिज्यिक अनाज कृषि है ना, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि शामिल है। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें वाणिज्यिक उद्देश्यों से उगाई जाती है। गेहूँ और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसल है। वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूँ और मक्का समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन वो अगर ये पूछ लेगा बताइए गेहूँ और मक्का समान रूप से किस फसल में किस कृषि में उगाई जाती है। वाणिज्यिक अनाज कृषि। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। वाणिज्यिक कृषि गन्ने की रोपण कृषि। गन्ना है भाई ये। गन्ना कौन सी कृषि में आएगा? रोपण। निर्गत कृषि निर्गत कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने, पशुधन पालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि में मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने, पशुधन पालन के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। दोबारा देख लें। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने, वो पूछ लेगा बताइए कि भोजन व चारे की फसलें उगाने के लिए भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। कौन सी कृषि में? मिश्रित कृषि में। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसलें उगाने और पशुधन पालन के लिए किया जाता है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। यह यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। बताइए निम्नलिखित में से किस में मिश्रित कृषि नहीं की जाती? 3 ऑप्शन में से एक बाहर से दे देगा। यूरोप है, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि वह कौन सी कृषि है जिसमें भूमि का उपयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और
धन पालन के लिए किया जाता है मिश्रित कृषि में। रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार है जहाँ चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल फसल उगाई जाती है। इसमें बृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पादन का प्रसंस्करण खेतों पर या निकट के कारखानों में किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के मुख्य विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। रोपण कृषि के मुख्य क्षेत्र विश्व के उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके कुछ उदाहरण हैं। किसके? रोपण कृषि के। रबड़ बहुतायत से काम मिलता है मलेशिया में। किस प्रकार की कृषि का उदाहरण है? रोपण कृषि। ब्राज़ील में कहवा, रोपण कृषि। भारत और श्रीलंका में चाय किसके उदाहरण है? रोपण कृषि। मुख्य फसलें केले की रोपण कृषि। ये केले की रोपण कृषि है भाई। मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आबादी जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। मुख्य फसलें बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। फसलें कृषि आधारित उद्योगों के लिए भी कच्चे माल की आपूर्ति करती है। गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा मुख्य खाद्य फसलें हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए निम्न में कौन सी खाद्य फसल नहीं है? मुख्य खाद्य गेहूँ है, चावल है, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें। जूट और कपास रेशेदार फसलें हैं। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। गेहूँ, चावल, मक्का और बाजरा मुख्य खाद्य फसलें। जूट और कपास रेशेदार फसलें। चाय और कहवा मुख्य पेय फसलें हैं। चावल आ रही है ना, यह विश्व की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। यह फसल चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो में सर्वोत्तम ढंग से बहती है। अब दे दिया उसने कि ये बताइए चीका युक्त जलोढ़ मृदा जिसमें जल रोकने की क्षमता हो सर्वोत्तम ढंग से कौन सी फसल बोई जा सकती है? चावल। चीन चावल उत्पादन में अग्रणी है। इसके बाद क्रमशः भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र है। चीन के बाद भारत, फिर जापान, श्रीलंका और मिस्र है। अनुकूल जलवायु दशाओं जैसे पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में। गेहूँ के वर्धन काल में मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई। मध्यम तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन फसल कटाई समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। अब वो ये दे देगा वर्धन काल में मध्य तापमान एवं वर्षा और शस्य कर्तन यानी फसल की कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। कौन सी फसल में? गेहूँ, मक्का, चावल, बाजरा। गेहूँ। इसका विकास अपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूँ संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में ये शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट क्या है भाई? ये मोटे अनाज के रूप में भी जाने जाते हैं और कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। ये ऐसी फसल है जिसमें कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा पर्याप्त सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। ज्वार, बाजरा और रागी। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इसके अन्य उत्पादक देश हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर किसके? मिलेट बाजरे की कृषि। गेहूँ का शस्य कर्तन काटा जा रहा है गेहूँ को भाई।
चावल की कृषि। केले की रोपण कृषि। चावल की कृषि। गेहूं का संस्करण, गेहूं की कटाई हो रही है, अपना देश का नहीं है फोटो। बाजरे की कृषि। ज्वार बाजरा और रागी। ज्वार बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। नाइजीरिया, चीन और नाइजर इनके अन्य उत्पादक देश हैं। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। इसके लिए मध्यम ताप, वर्षा, इसके लिए मध्यम ताप, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा, मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुउपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ना ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। मक्के की कृषि। इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और अधिक धूप की आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राज़ील, उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मेक्सिको में उगाई जाती है। क्या आप जानते हैं मक्का को कॉर्न के नाम से भी जाना जाता है? विश्व में इसकी विभिन्न रंग बिरंगी प्रजातियाँ पाई जाती है। कॉर्न, पॉपकॉर्न मक्का से ही तो नहीं बनते हैं। कॉर्न। कपास, इसकी वृद्धि के लिए उच्च तापमान, हल्की वर्षा, 2 से 210, क्वेश्चन आ चुका है, 2 से 210, पाला रहित दिन और तेज चमकती धूप की आवश्यकता होती है। 2 से 210 पाला रहित दिन, यानी कि 7-8 महीना है ना। 3 दाई 30, जब 3 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 आती 9, 3 चौकू 12, 3 पंजो 15, 3 चिंग 18, 3 7 21, 21 यानी कि 7 महीना, 7 महीना चाहिए भाई। 200 से 210 पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राज़ील, मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। कपास की कृषि। पटसन, इसको सुनहरा रेशे के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है। बताइए निम्न में किस फसल को सुनहरे रेशे के नाम से जाना जाता है? ठीक है, पटसन, इसको सुनहरा रेशे के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है। जलोढ़, और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। पटसन, इसको सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, भारी वर्षा और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। बताइए सुनहरा रेशा के नाम से कौन सी फसल जानी जाती है? पटसन। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है ना, और इसे उच्च तापमान, भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। यह फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है।
भारत और बांग्लादेश पटसन के अग्रणी उत्पादक है। कॉफ़ी इसके लिए गर्म एवं आर्द्र जलवायु और सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है, यानी कि गर्म, आर्द्र, सुअपवाहित दोमट मृदा की आवश्यकता होती है। इस फसल की वृद्धि के लिए पर्वतीय ढाल अधिक उपयुक्त होती है। ब्राज़ील कॉफ़ी का अग्रणी उत्पादक है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। ब्राज़ील कॉफ़ी का, कोलंबिया, फिर भारत, यानी थर्ड नंबर पे है भारत। कॉफ़ी की कृषि, कॉफ़ी के पौधे की खोज किसने की? कॉफ़ी की खोज के विषय में विभिन्न कहानियाँ प्रचलित है। लगभग 850 ईस्वी में कालदी नाम का एक अरबवासी जो बकरी चराने वाला था, अपनी बकरियों की अनोखी उछल कूद और हरकतों को देखकर परेशान था। एक दिन उसे भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देगा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया करती थी। उसने आनंद के भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। कालदी नाम के अरबवासी की बात है। बकरी अभी से ही नहीं चराते हैं भाई, काफ़ी प्राचीन काल से। उसने भी उस सदाहरित पौधे की फलियों को चक्कर देखा जिन्हें उसकी बकरियां प्रतिदिन खाया थी। उसने ये आनंद भाव का अनुभव करने के बाद अपनी खोज के विषय में संसार को बताया। चाय, चाय की रोपण कृषि, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष वर्ष समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु है ना, ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता, दोमट मृदा और मंद ढाल। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अब है कृषि का विकास। कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए जाने वाले प्रयासों से है। यह कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके, बोई जानी फसलों की संख्या बढ़ाकर, सिंचाई सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों के प्रयोग द्वारा। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास के एक अन्य पहलू है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। कृषि का विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं। अधिक जनसंख्या वाले कौन सी कृषि करते हैं? गहन कृषि, जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीवोपार्जन के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। अब हम दो फार्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका की वस्तुस्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। क्या आप जानते हैं खाद्य सुरक्षा तभी बनी रहती है जब सभी व्यक्तियों को क्रियाशील और स्वस्थ जीवन जीने के लिए आहार की आवश्यकता और प्राथमिकता के आधार पर हर समय पर्याप्त व सुरक्षित और पौष्टिक खाद्य पदार्थ की सुविधा उपलब्ध हो। आओ हम दो फर्मों, एक भारत और दूसरे संयुक्त राज्य अमेरिका के वस्तु स्थिति अध्ययनों की सहायता से विकासशील और विकसित देशों की कृषि के विषय में जानें। भारत का एक फार्म यानी खेत जोतते किसान। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आदिलाबाद एक छोटा सा गांव है। मुन्नालाल इस गांव का छोटा सा किसान है जिसके पास लगभग 1.5 हेक्टेयर का एक फार्म है यानी खेत है। उसका आवास मुख्य गांव में है। वह अधिक उपज देने वाले बीजों को बाजार से वर्षों के एकांतर पर खरीदता है
उसकी भूमि उर्वर है और वह वर्ष में कम से कम 2 फसलें समृद्ध गेहूँ या चावल और दालें उगाता है। गेहूँ चावल है ना, और दालें उगाता है। किसान अपने मित्रों और बुजुर्गों के साथ साथ सरकारी कृषि अधिकारियों से कृषि कार्यों के संबंध में सलाह लेता है। वह अपने खेत की जुताई के लिए भाड़े पर ट्रैक्टर लेता है। यद्यपि उसके कुछ मित्र अभी बैलों से खेतों को जोतने की परंपरागत विधि का प्रयोग करते हैं। समीप के खेत में एक नलकूप है जिसे वह अपने अपने खेत की सिंचाई के लिए भाड़े पर लेता है। मुन्नालाल के पास 2 भैंस और कुछ मुर्गियाँ भी है। वह निकट के शहर में स्थित सहकारी भंडार में दूध बेचता है। वह वहाँ एक सदस्य है। सरकारी समिति उसके जानवरों के लिए चारे के प्रकार, पशुधन के स्वास्थ्य के सुरक्षात्मक उपायों और कृत्रिम गर्भाधान के संबंध में भी सलाह देती है। कृषि के विविध कार्यों में परिवार के सभी सदस्य उसकी सहायता करते हैं। कभी कभी वह बैंक या कृषि सहकारी समिति से बीजों की उच्च उपज वाली किस्मों और औजारों को खरीदने के लिए ऋण लेता है। वह अपने उत्पाद को निकट के शहर में स्थित मंडी में बेचता है। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए बेबस होते हैं। अधिकांश किसानों के पास भंडारण सुविधाओं की कमी होती है, इसलिए वे बाजार के अनुकूल न होने पर भी अपने उत्पादों को बेचने के लिए बेबस होते हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने भंडारण की सुविधाओं के विकास के लिए कुछ कदम उठाए हैं। भारत के खेत। ये पास का गांव है ना, कोई पेट्रोल है, किसी ने झोपड़ी बना रखी है। शायद ये पुरा है, छोटा सा पुरा है और आसपास ही उनके ढोर यानी कि पशु चरते रहते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म यानी खेत। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक फार्म का औसत आकार भारतीय फार्म की तुलना में बहुत बड़ा होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक प्रारूपिक फार्म का आकार 250 हेक्टेयर होता है। किसान सामान्यतः फार्म रहता है। मक्का, सोयाबीन, गेहूँ और चुकंदर यहाँ उगाई जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण फसलें हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य पश्चिम स्थित है आयोवा राज्य के एक किसान जो होरान के पास 300 हेक्टेयर भूमि है, वह अपने 300 हेक्टेयर, ये तो एक तो पूरी गांव के पास ही होगी, 300 हेक्टेयर भूमि है। वह अपने खेत में मक्का तब उगाता है जब वह आश्वस्त हो कि मृदा और जल संसाधन इस फसल की आवश्यकता को पूरा कर देंगे। फसल को नुकसान पहुंचाने वाले पीड़कों पर नियंत्रण के लिए पर्याप्त उपाय किए जाते हैं। समय समय पर वह मृदा के नमूनों को मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजता है, उसमें पर्याप्त पोषक है या नहीं। ये परिणाम जो होरन को वैज्ञानिक उर्वरक कार्यक्रम की योजना बनाने में मदद करते हैं। इसका कंप्यूटर उपग्रह से जुड़ा हुआ है जो उसे उसके खेत की यथार्थ तस्वीरें देता है। यह रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशकों का आवश्यक अनुसार प्रयोग करने में उसकी मदद करता है। वह ट्रैक्टरों, बीज बोने की मशीनों, पीड़कनाशियों का छिड़काव, बीज बोने की मशीनों, समतल संयुक्त हार्वेस्टर, थ्रेशर का उपयोग कृषि संबंधी विविध संक्रियाओं में करता है। अनाज स्वचालित अन्न भंडार में संचित किए जाते हैं। अनाज अथवा बाजार अभिकरणों मार्केट एजेंसियों में बेचे जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में किसान एक व्यावसायिक तरह काम करता है, न कि एक खेतीहर किसान की तरह। संयुक्त राज्य अमेरिका के खेत में मशीनीकृत खेती। ये है भाई, खुद का ही इनने गोदाम बना रखे हैं। ठीक, सब सहायता होती है इनके पास। किसान तो व्यापारी होता है, ज़मीन ज़्यादा होती है उनके पास और सरकार खूब सपोर्ट करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के फार्म मशीनीकृत खेती। अब कुछ रहा हो तो उसको देख लेते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक फार्म, भारत का एक फार्म, चाय और रोपण कृषि, कॉर्न,
गेहूँ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा गेहूँ, ये फसलों से। गेहूँ, बताइए निम्न में से कौन सी फसल की विशेषता है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सी फसल पैदा की जा सकती है। फसल की कटाई समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। चावल की कृषि, केले की रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। रोपण कृषि, वाणिज्यिक कृषि, जलवासी पशुचारण, ऊँट, मवेशी, याक और बकरियां पालते हैं। झूमी, उत्तर पूर्वी भारत, मिल्पा मैक्सिको, रोका ब्राज़ील, लद्दाख मलेशिया। आद्य निर्वाह कृषि और गहन निर्वाह कृषि। निर्वाह कृषि को कितने प्रकारों में बांटा गया है? 2 में। निर्वाह कृषि और वाणिज्यिक कृषि। निर्वाह कृषि में है गहन निर्वाह कृषि और आदिम निर्वाह कृषि। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हार्टिकल्चर। यूरोप, उत्तरी अमेरिका और इधर एरिया में ज़्यादा फसल योग्य ज़मीन है, कृषि योग्य ज़मीन है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि क्या है? उन कारकों के नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित कर रहे हैं। स्थानांतरित कृषि क्या है? इस कृषि की क्या हानियां हैं? रोपण कृषि क्या है? सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान कृषि का अर्थ है उद्यान, नहीं ये होना चाहिए, फलों व सब्जियों को उगाना। सुनहरा रेशा से अभिप्राय है पटसन है। कॉफी का प्रमुख उत्पादक ब्राज़ील है। कारण बताइए। भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। क्या कारण है? विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती है। कारण बताइए। जलवायु के अनुसार, मौसम और मिट्टी के अनुसार, ठीक है ना। अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं, फर्स्ट और तृतीय क्रियाएं। गहन निर्वाह कृषि और गहन कृषि। क्रियाकलाप। बाजार में उपलब्ध गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, तिलहन के बीजों को एकत्रित कीजिए। उन्हें कक्षा में लाइए और पता लगाइए कि वे किस प्रकार की मृदा में होते हैं। पत्रिकाओं, पुस्तकों, समाचार पत्रों, इंटरनेट से संग्रहित चित्रों के आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के किसानों की जीवन शैली के मध्य अंतर पता कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।